नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। घटना चक्र में दिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इंडियन एविडेंस एक्ट के संबंध में हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग आज अगली वीडियो लेकर के आए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है और सेक्शन 17 से लेकर के ऑनवर्ड्स आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो विगत ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं और विभिन्न कमीशनों में आपसे पूछे गए। आइए देखा जाए क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कौन कर सकता है, एडमिशन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो सेक्शन 17 जो है वो एडमिशन के डेफिनेशन के बारे में बात करती है और ये कहता है कि 18, 19 और 20 में बताए गए व्यक्तियों के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। हियर इन आफ्टर द पर्सन which is mentioned, और उन परिस्थितियों में जो 18 से 20 में बताई गई है, उन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि कार्यवाही से संबंधित गवाह यानी प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो विटनेस हैं वो एडमिशन कर सकते हैं, या पार्टीज टू प्रोसीडिंग आर सूट वो एडमिशन कर सकते हैं, या एक अन्य पक्षकार अदर पार्टी आर अ कोर्ट। तो जब आप सेक्शन 18 पढ़ते हैं तो वहां पे परिस्थितियां बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में और किन व्यक्तियों के द्वारा, और सीधे सीधे लिखा हुआ है सेक्शन 18 के अंतर्गत कि पार्टी टू प्रोसीडिंग एंड देयर ऑथराइज्ड एजेंट, कार्रवाई के पक्षकार और उनके अधिकृत जो अभिकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, उनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। और यह बात सीधे सीधे वहां पे बता दिया गया है 18 में। और जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में है उनके द्वारा किया जा सकता है, या जो सब्जेक्ट मैटर से इंटरेस्टेड हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, या उनके द्वारा जिनसे इंटरेस्ट डिराइव्ड होता है, कोई हित जो है वो व्युत्पन्न हुआ है, ऐसे लोगों के द्वारा, या उस व्यक्ति का जो सेक्शन 19 कहता है कि उस व्यक्ति के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है जो वाद के पक्षकार में उनकी लायबिलिटी को फिक्स करता हो। और 20 जिसे रेफरी की धारा भी कहा जाता है, और यह कहा गया कि यदि पार्टी के द्वारा यदि रेफर कर दिया जाए तो जिस पर्सन को ऐसा रेफर किया गया है पार्टीज के द्वारा, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो भी क्या होगा, एडमिशन होगा। तो यहां पे सेक्शन 18 के अंतर्गत ये पार्टीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगे, एडमिशन कर सकती हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, 170 का बी। बोलो भैया। अगेन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृत कर सकता है तो कौन कर सकता है, वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्यवाही से संबंधित साक्षी और न्यायालय। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बोल्ड किया है यहां पे। अगला क्वेश्चन जो है यहां पे क्या है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो है एडमिशन कर सकता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है 18, 19, 20 में। और कार्यवाही से संबंधित साक्षी यानी विटनेस एडमिशन नहीं कर सकता है, और अगेन कोर्ट जो है इस बात को एडमिशन नहीं कर सकता है। मैं आपसे जो बता रहा हूं, मैंने आपसे क्या बताया कि सेक्शन 18 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, जो पार्टीज हैं, इन पार्टीज के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। इन पार्टीज के जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, ये आपके सेक्शन 18 में बताया गया। और सूटर टू द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, ये तो पार्टी टू सूट हो गए उनके द्वारा, इनके ऑथराइज्ड एजेंट है उनके द्वारा, या किसी व्यक्ति के द्वारा यदि रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के तौर पर यदि वाद लाया जा रहा है, या प्रतिनिधि के तौर पर उनके ऊपर वाद लाया जा रहा है, जो कि हम लोगों ने सीपीसी में पढ़ा हुआ था, अदरवर्ड रूल 8 जो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सूट की हैसियत में लाया गया है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, या कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति है जो सब्जेक्ट मैटर से क्या है, इंटरेस्टेड है, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिससे इंटरेस्ट डिराइव्ड हुआ है।
अब ये मैं आपसे क्लियर करूं, जरा देखिए ये किसके द्वारा किया जा सकता है। ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में इनके द्वारा लाया गया है सूट, या इनके ऊपर लाया गया है, तो ये कर सकते हैं। बोलो भैया। और ऐसा कोई पार्टी जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो, वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, एडमिशन को कर सकता है। तो यदि जो प्रॉपर्टी सेल की जा रही है और परचेज किया जा रहा है, तो वो प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति को मिलने वाली है उसमें उसका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी क्या किया जा सकेगा, एडमिशन किया जा सकेगा। यानी पार्टी हु इज इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। क्लियर है। एंड अगेन किसके द्वारा, जिनसे इंटरेस्ट डिराइव्ड हो रहा है। और ये मैंने आपसे कहा था कि किससे इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि कोई लैंडलॉर्ड है और इससे जो है वो टेनेंट है, तो यहां पे लैंडलॉर्ड से इंटरेस्ट जो है वो डिराइव हो रहा है किसका, टेनेंट का। तो टेनेंट का उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट डिराइव हुआ है वो किससे हुआ है, लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा भी क्या किया जा सकेगा, एडमिशन किया जा सकेगा। तो ये 18 में 4 लोगों की बात किया गया। पहला सेक्शन 18 जो है वो 4 लोगों की बात कर रहा है। कौन, जो पार्टी टू कौन है, पार्टी टू सूट है, ये एडमिशन कर सकते हैं, यानी दोनों पार्टियों में कोई भी हो सकता है। फिर उनके जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं, सारे के सारे एजेंट नहीं, जो ऑथराइज्ड एजेंट है उनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। अगेन यदि उस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है आपका उस सूट का, उसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, एडमिशन किया जा सकता है। और मैंने आपसे बताया कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आया हुआ है, सूट लाया है या उसके ऊपर लाया गया है, उसके द्वारा भी क्या किया जा सकेगा, एडमिशन किया जा सकेगा। और जिससे ऐसा इंटरेस्ट डिराइव हुआ है उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये आपका सेक्शन 18 कह रहा है। एंड अगेन जो सेक्शन आपका 19 है वो क्या कह रहा है कि वाद या कार्यवाही के जो पक्षकार है और किसी ऐसे थर्ड पर्सन जिनकी लाइबिलिटी फिक्स किया जाना है, वाद या कार्यवाही के पक्षकारों के लिए इनकी लाइबिलिटी को फिक्स किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो कथन किया जाएगा वो क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। और अगेन मैंने आपको बताया सेक्शन 20, जब पार्टियां किसी को रेफर कर देती हैं कि उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, तो जिसको रेफर किया गया है उनके द्वारा भी क्या किया जा सकेगा, एडमिशन किया जा सकेगा। इसे रेफरी वाली धारा भी कहा जाता है। ए और बी जो है अपने किसी गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहा है। ए अपना गुड्स जो है वो सेल कर रहा है किसको, बी को। अपनी बाइक जो है वो सेल कर रहा है बी को। और यहां पे इससे पूछा जाता है कि गाड़ी आपकी कैसी है, तो उनके द्वारा रेफर कर दिया जाता है कि इस गाड़ी के बारे में आप किससे पूछ लें, सी से पूछ लें। तो सी का जो स्टेटमेंट यहां पे होगा वो क्या होगा, एडमिशन होगा। क्लियर है यहां पे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपका क्या है, यहां पे क्या बताया गया है कि वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है, और ये सेक्शन 18 में बताया गया द पर्सन फ्रॉम होम ऐसा इंटरेस्ट क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। तो भैया ना तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति कहीं पे बताया गया है, ना ही कार्यवाही से संबंधित साक्षी के बारे में बात किया गया है, और ना ही कोर्ट के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आगे चले। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि ऐसे प्रश्नों के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, क्या सही नहीं है इसको अंडरलाइन कर लेना है आपको, क्या सही नहीं है, विच वन इज नॉट अ करेक्ट। द स्टेटमेंट्स जो आपके पास हैं, पहला क्या है, स्वीकृत को संसूचित किया जाना चाहिए, यानी एडमिशन शुड बी कम्युनिकेटेड, एडमिशन को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, स्वीकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए। तो जब आप सेक्शन 17 पढ़ते हो तो सेक्शन 17 में क्या बताया है, एनी स्टेटमेंट आइदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स which suggest or inference from the fact in issue or relevant fact। जो स्टेटमेंट है ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल है, और जो किसी विवादित और सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है वो आपका क्या कहलाता है, एडमिशन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि स्वीकृत लिखित में होनी चाहिए, ये बात तो गलत हो गई ना भाई। पूछा क्या है आपसे, विच वन इज नॉट अ करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 द बी ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट। बोलो सीधा सीधा जो है ये वायलेट कर रहा है किसको, सेक्शन को वायलेट कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
बोलो, चलिए आगे चले। बताइए फटाक से। एक पक्षकार के द्वारा की गई स्वीकृति इसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, संपदा में संसर्गी। ठीक है ना, प्रीवी है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कनेक्टेड, रिलेटेड। संसर्गी का मतलब क्या होता है, जैसे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन है, तो वही है यहां पे। संसर्गी का मतलब क्या, उसकी हिंदी समझ लीजिए आप, और इसकी अंग्रेजी क्या है, प्रीवी और प्रीविटी, राइट। तो कह रहा है कि एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति इसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। किसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, संपदा में संसर्गी के द्वारा, विधि में संसर्गी, रक्त में संसर्गी, उपयुक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बताया, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी, हु इज रिलेटेड इन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज अ मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, संपदा में संसर्गी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यहां पे कहीं लिखा हुआ है रक्त संबंध में संसर्गी, यानी दो लोग पार्टी हैं और उसका ब्लड रिलेशन कोई भी हो सकता है, तो क्या दे सकता है, कहना ना ना ना, पार्टीज टू द सूट आर प्रोसीडिंग आर अथॉराइज्ड एजेंट। वहां पे कहीं भी ब्लड रिलेशन के बारे में बात नहीं किया गया, यस और नो। तो ऑप्शन आपका कौन सा, विधि में संसर्गी, यानी लॉ में आप रिलेटेड हैं, ये कौन सी बात है, नो। और उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एडमिशन कौन कर सकता है, तो ये सेक्शन 18 आपका बता रहा है। कौन सा सेक्शन बता रहा है भैया, सेक्शन 18 आपसे ये बात क्लियर करता है। क्या बता रहा है बेटा, कि ये संपदा में जो संसर्गी हैं, प्रिवी इन आर इंटरेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलो आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लो बेटा, वहीं पे पड़ गया है। ये पाकला नारायण स्वामी है, यहां पे क्या है आपका, पाकला नारायण स्वामी। मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है आपका, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस है, एम्परर। यही तो पढ़ा गया है, प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया हुआ है। चलिए, तो प्रिवी काउंसिल के द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है, यानी कन्फेशन वर्ड्स को जो है वो डिफाइन किया गया है। और मैं जब कन्फेशन आपको पढ़ा रहा था तो ये मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो एनी डेफिनेशन गिवन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोई भी कन्फेशन की डेफिनेशन जो है वो दी नहीं गई। जेम्स फ्रिट्जमैन स्टीफन के द्वारा एक जो है डेफिनेशन दी गई थी, विच वॉज रिजेक्टेड इन a case of पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल। लैंडमार्क केस है, और इसमें लॉर्ड एटकिन के द्वारा परिभाषा को क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। और वहां पे कहा था, जो स्टीफन महोदय ने कहा था कि संस्कृति एक स्वीकृति है। क्या है, कन्फेशन इज अ एडमिशन, जो कि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, और जो उसके अपराध के बारे में अनुमान इंगित करता है, दैट इज अ कन्फेशन। और ये किसने कहा था, स्टीफन ने, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लॉर्ड एटकिन ने इसे डिनाई कर दिया, और यहां पे उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी, वो डेफिनेशन क्या थी आपकी, डेफिनेशन इनके द्वारा जो दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जिसके ऊपर क्या है, अभियोग है, चार्ज है, यदि इसके द्वारा ऑफेंस को क्या किया जा रहा है, ऑफेंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, ठीक है, राइटली, या वो सारे फैक्ट्स जिनसे ऐसा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, उन सारे फैक्ट्स को वो क्या करता है, एडमिट करता है। यानी ऐसा जिसके ऊपर आरोप है, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा उस अपराध को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है, या उन सारे तथ्यों को स्वीकार किया जाता है जो मिलकर के उस अपराध का गठन करते हैं, उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये क्या माना जाएगा, आपको कन्फेशन माना जाएगा। और यहां पे बताया गया है, ग्रेवली इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट और एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन एट ऑल। यानी जो ऐसा ग्रेवली क्या हो, उन्हें इंक्रिमिनेट करता हो, वह बात कन्फेशन नहीं होगा। यह बात किसने बताया था, सिंपली मैंने आपसे कहा कि ए जो है उसने क्या कर लिया है, चोरी किया, तो सीधे सीधे ये कह दे कि यस आई हैव कमिटेड
थेफ्ट, तो ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि ये चोरी के सारे तत्वों को स्वीकार कर रहा है, चोरी को स्वीकार नहीं कर रहा है। यानी इसने कहा कि आपकी जो घड़ी थी उसको मैंने बेचने के लिए, बोलो भैया, उसको मैंने बेचने के लिए क्या किया, आपकी सहमति के बिना मैंने उठा लिया। बोलो भाई, अब ये जरा देखिए यहां पे क्या क्या आ रहा है। पहली चीज तो जो वॉच है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। वॉच क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। बेचने के लिए यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन साबित हो रहा है, आपकी कंसेंट के बिना लिया है। कैसे लिया हुआ है और कहां से लिया है, आपकी पोजीशन के अगेंस्ट से लिया है, और ऐसे लेने के लिए क्या कर दिया है, मूव करा है। ये पांचों एलिमेंट्स उसने एक्सेप्ट कर लिया हुआ, एडमिट कर लिया हुआ, और ये पांचों फैक्ट्स जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, फैक्ट बनाते हैं। तो पाकला नारायण स्वामी की उसके केस में लॉर्ड एटकिन महोदय के द्वारा या तो अपराध को एज सच आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, एडमिट कर लेते हो, या उन सारे फैक्ट्स को जिनसे वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, दैट इज अ कन्फेशन, वो क्या हो जाएगा, आपका कन्फेशन कहलाएगा। तो ये केस कौन सी थी बेटा, पाकला नारायण स्वामी की केस में बताया गया प्रिवी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, और आप यहीं से पकड़ लेंगे, प्रिवी काउंसिल की जो केस है आपकी यहां पे बताई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए आप, अगला क्वेश्चन, मिल गया, अभी नहीं हटा, हटना चाहिए। चलो, चार में से कौन सा कथन सही है, विच वन इज अ करेक्ट। और मैं आपसे बताता हूं कि ऐसे स्टेटमेंट में आपको पहला काम क्या करना है, तुरंत ये काम कर लेना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। बस अब इस बात को माइंड में रख करके अब आगे बढ़ना है आपको। सही है, नहीं सही है, गलत है, सही है, इस बात को पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। अगेन देखिए क्या करें, स्वीकृतियां यानी एडमिशन किसी कार्रवाई के केवल पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन होते हैं। यानी जो एडमिशंस हैं किसी कार्यवाही के केवल पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन होते हैं, केवल पक्षकारों के द्वारा दिए गए कथन होते हैं। यानी स्टेटमेंट गिवन बाय द पार्टीज, ओनली द पार्टीज। एक बात, स्वीकृतियां केवल अभियुक्तों द्वारा दी गई कथन ही होती हैं। तो आपको यह पता है कि एडमिशन जो है वो एक्यूज नहीं देता है। बोलो भाई, स्वीकृतियां केवल अभियुक्तों के द्वारा, यस एडमिशन कर सकता है कोई एक्यूज, लेकिन केवल अभियुक्तों के द्वारा ही दी गई होती है। यह भी गलत हो गया आपका। पूछा क्या है, कौन सा सही है। स्वीकृतियां केवल सिविल कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा दिए गए कथन ही होती हैं। बोलो भाई, और स्वीकृतियों के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए। यह बात है या नहीं, यही बात तो आपका सेक्शन 19 कह रहा है। सेक्शन 19 जो है वो यही बात कह रहा है, स्वीकृतियों के अंतर्गत यानी द स्टेटमेंट, ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया है, उन व्यक्तियों को होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी होती है। यानी उनकी पोजीशन और उनकी लायबिलिटी को फिक्स किया जाना होता है पार्टी टू सूट्स। तो उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 19। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये सेक्शन 19 को फॉलो करता है। बोलो भैया, स्वीकृतियां केवल सिविल कार्रवाई के किसी पक्ष द्वारा दिए गए कथन ही होते हैं ना, ना ना, ये जरूरी नहीं है। सही है या गलत है, हाँ। और स्वीकृतियों के अंतर्गत वह कथन आते, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पे बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि ये वाला देखोगे तो केवल पक्षकार नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर सकते हैं, एडमिशन को कर सकते हैं। ये केवल अभियुक्तों द्वारा ही दी गई होती हैं, ये बिल्कुल निहायत गलत है। ठीक है ना, स्वीकृतियां केवल सिविल कार्यवाही के किसी पक्ष के द्वारा किए गए कथन ही होते हैं। मैंने आपसे बताया था कि एडमिशन जो है वो कोई एक्यूज भी कर सकता है जिसके ऊपर चार्ज है या ऐसा कोई इन्फ्लिक्ट किया गया चार्ज, यस और नो। जो कन्फेशनल नेचर की नहीं है वो एडमिशन हो सकती है, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इन्हें क्या कर लिया जाता है, यूज किया जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के बताया था कि आपने जो कहा है कि रात पे मैं घर पे था, रात में मैं घर में था और मेरे बगल वाले कमरे में मेरी पड़ोसी की क्या हो गई, हत्या हो गई। तो ये जरा देखो, ये कन्फेशन नहीं हुआ, यानी आपके द्वारा ऐसी हत्या कारित नहीं किया गया, ये कन्फेशन, लेकिन ये एडमिशन है। किस बात को एडमिट कर रहे हैं कि एट दैट नाइट यू वेर प्रेजेंट देयर, आप उस रात को वहां पे क्या थे, प्रेजेंट थे, और इसलिए ये क्या हुआ, एडमिशन हुआ। यानी आपने इस फैक्ट को क्या किया, एडमिट कर लिया, किया कि नहीं हुआ, ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है।
अब ये अन्य बातों से प्रूफ हो जाता है कि बेटा उस घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, ये आपके ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो इसका मतलब कि वो भी क्या कर सकता है? एडमिशन कर सकता है, जो कन्फेशनल नेचर की नहीं है। आगे चला जाए। चलो भैया अगला देखो, इसमें तो हाथ से ही ज्यादा बेहतर है। प्रश्न यह है कि क्या का द्वारा खा को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ था? अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये सारे इलस्ट्रेशन आपके पास आने चाहिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आप सारे इलस्ट्रेशन को तैयार करो। यानी हियर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर ए के द्वारा खा को बेचा गया जो घोड़ा है, जो ए ने बी को अपना हॉर्स सेल किया था, वो स्वस्थ था। समव्यवहार के समय यानी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस ए ने खा से कहा था। किसने कहा था? ए यानी जो पार्टी है उसने कहा, क्या कहा? कि गा को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है, यानी सी नोज एवरीथिंग अबाउट द हॉर्स, और खा घोड़े के बाबत गा से पूछ ले। और इस बात को किससे पूछ ले? वो सा से पूछ ले, यानी सी से वो पूछ ले। बोलो बेटा। और इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विच वन इज द इनकरेक्ट? देखिए मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जब इस तरीके के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले तो तुरंत आप ऐसा कुछ ड्रॉ करिए, तुरंत। यहां पे क्या बात हुई है? बात जो हुई है वो ये हुई है कि ए जो है वो क्या कर रहा है? देखो बेटा, ए के द्वारा खा को क्या यानी बी को क्या किया जा रहा है? हॉर्स सेल किया जा रहा है। ये आप अपने पेपर में ही ये काम आप कर लेंगे कॉपी से, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो ए के द्वारा क्या किया जा रहा है? हॉर्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है। और समव्यवहार के समय एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन का ने खा से कहा। किसने कहा? ए ने बी से ये बोला है कि गा को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है। इसका मतलब सी को उस हॉर्स के बारे में पूरी जानकारी है, और खा को घोड़े के बाबत गा से पूछ ले। और यदि उसके बारे में कुछ चीज इंक्वायर करना चाहता है तो वो किससे पूछ ले? मैंने आपसे क्या कहा था? ये पार्टीज ने रेफर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पार्टीज ने रेफर किया। तो यहां पे सी का जो भी स्टेटमेंट होगा अबाउट द हॉर्स, दैट इज एडमिशन अंडर सेक्शन 20, और यही रेफरी की धारा है। आपको मैंने क्या कहा कि जो वाद के पक्षकारों के द्वारा यदि किसी को निर्दिष्ट कर दिया गया, रेफर कर दिया है, तो उनका जो भी स्टेटमेंट होगा सेक्शन 20 कह रही है कि वो क्या हो जाएगा आपका। चलिए अब आइए, ए घोड़े के बाबत का द्वारा कथन स्वीकृति हो सकता है। सिंपल सी बात है यार, यहां पे ए का कथन, तो ये जो यहां पे बोले हैं ये एडमिशन थोड़े है। घोड़े के बाबत गा का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता है। आपसे पूछा क्या है? विच वन इज अ इनकरेक्ट और रॉन्ग? तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे जो सी का स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? एडमिशन होगा। जबकि यहां पे क्या कह रहा है? एडमिशन नहीं हो सकता। तो कौन सा गलत हुआ? बी ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? तो सेक्शन 20 के हिसाब से ये क्या हो रहा है आपका? गलत हो रहा है। चलो बेटा, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको कभी कभी पकड़ना होगा। देखिए यहां पे का, खा, गा, इस चीज को आपको समझना होगा। यानी का, खा, गा, तो इनका जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट क्या होगा? ना तो इनका स्टेटमेंट हो रहा है ना तो इनका स्टेटमेंट हो रहा है। किनका स्टेटमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू 20? सी का स्टेटमेंट। और यहां पे क्या लिखा है कि इनके द्वारा जो बातें बोली जा रही है वो एडमिशन है ही नहीं ना, ये गलत है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है आपका, चलो भैया, सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। यानी जनरल रूल क्या है कि जो भी आप एडमिशन करते हो, जो एडमिशन करने वाला होता है उसके अगेंस्ट इसे क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है। यानी एडमिशन करने वाला, जनरल प्रिंसिपल ये, एडमिशन करने वाला अपने ही एडमिशन को प्रूव नहीं कर सकता है, इसे उसके अगेंस्ट प्रूव किया जाता है। किसके प्रूफ? उसके अगेंस्ट। पहली बात, ये जनरल रूल है आपका। लेकिन साक्ष्य अधिनियम के निम्न बंदों में से इसका एक्सेप्शन क्या है? तो अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इस जनरल रूल का जो एक्सेप्शन है वो कहां पे बताया गया है? तो ये सेक्शन 21 में बताया गया है। अब ये वैसे भी आप समझ लो, 17 में जो है वो परिभाषा दी गई है, 18 में वो पार्टीज है जो एडमिशन कर रही है, 32 में डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहा है। बोलो भैया, 32 जो उन ट्रांजैक्शन में जो मिल नहीं सकते हैं, लापता हो चुके हैं या उन्हें अनरिजनेबल टाइम में उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो बचा कौन? 21। और वैसे मैं बता दूं तो जनरल रूल आपका क्या है?
इंडियन एविडेंस एक्ट में यह कहा है कि जो बात आप एडमिशन करोगे उस एडमिशन को आप खुद नहीं प्रूव करोगे, खुद आप उसे प्रूव नहीं कर सकते, तो इसे आपके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। लेकिन 3 ऐसी कंडीशन सेक्शन 21 में बताई गई हैं जिससे आप अपने फेवर में क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? सेक्शन 21 में 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि जब आप उन्हें अपने फेवर में प्रूव कर सकते हैं, और यह बात कहां बताई गई है? 21 में बताई गई। 2 धन 1 बराबर 3 कंडीशंस है यहां पे। चलिए, एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है, या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जाता है? ठीक है, द एडमिशन विच इज गिवन बाय अ पार्टी, तो कब ऐसी पार्टी के द्वारा उसे अपने फेवर में प्रूव किया जा सकता है? यह कंडीशन आपसे बताई गई है। बोलो भैया। जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, यानी द स्टेटमेंट गिवन बाय द पार्टीज इज रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। यह कैसे हो जा रही है रेलिवेंट? डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर। जब यह स्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह एडमिशन के रूप में रेलिवेंट है, जब यह संस्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह कन्फेशन के तौर पर रेलिवेंट है, और जब यह इलेक्ट्रॉनिक अवरेट की अंतर वस्तु के बारे में केवल मौखिक स्वीकृति है। बोलो, तो यह किसके बारे में बात कर रहा है? आपका सेक्शन 21 के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 21 के बारे में। तो यहां पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहली चीज आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, 3 कंडीशन कौन कौन सी है यहां पे बेटा। पहली कंडीशन कौन है कि यदि वह व्यक्ति, यहां पे देखिए जरा, ये जो व्यक्ति है इसने क्या किया हुआ है? एडमिशन किया हुआ है। ये जो एडमिशन किया हुआ है, और यह एडमिशन करने के बाद यह व्यक्ति क्या हो गया है? मर गया। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है, जो एडमिशन है, ये 32 में क्या हो जाता? रेलेवेंट हो जाता। बोलो भैया, ये 32 में क्या हो जाता? रेलेवेंट हो जाता। तब इस एडमिशन का नेचर यदि इस तरीके का है, तो 21 कह रहा है कि ऐसे एडमिशन को वह व्यक्ति अपने फेवर में या उसके हित में उसे क्या किया जा सकेगा? प्रूव किया जा सकेगा। पहली कंडीशन ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? और दूसरी कंडीशन यहां पे क्या है? इम्प्रोबेबल बनाता है। यानी यहां पे जो डिस्प्यूट है, जो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट है, वो स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में है। किसके बारे में? जो फैक्ट इन इशू है, बोलो भैया, या क्या है आपका? रेलेवेंट फैक्ट। और ये किसके बारे में है? स्टेट ऑफ, ये सेक्शन किसकी बात कर रहा है? स्टेट ऑफ माइंड। और दूसरा क्या है आपका? स्टेट ऑफ बॉडी है आपका। बोलो बेटा। यानी मन की दशा और शरीर की दशा के बारे में विवाद या सुसंगत तथ्य के बारे में ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है उसने, ऐसी बात कोई एडमिट किया हुआ है। बोलो यार। और ये जो स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है किसके बारे में? मन की दशा और शरीर की दशा के बारे में जो विवाद है, ये किस समय दिया हुआ है? ऐसा जो स्टेटमेंट और एडमिशन हुआ है वो उस समय हुआ है जब ऐसी मन की दशा या शरीर की दशा विवाद्य है, या लगभग उस समय दिया हुआ है। और ऐसा स्टेटमेंट जो दिया गया है, ऐसा जो एडमिशन दिया गया है, वो ऐसे कंडक्ट के साथ दिया गया है जो कि उसकी असत्यता को, ऐसे स्टेटमेंट के असत्यता को हाईली इंप्रोबेबल बना देता है। क्या बना देता है? हाईली इंप्रोबेबल बना देता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तब भी ये बात क्या हो जाएगा? ऐसे स्टेटमेंट को वो अपने फेवर में प्रूव कर सकता है। सिंपल सी बात है। बोलो भैया। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस बात से आप समझिए, जो कि आपके सेक्शन 14 में दिया हुआ है ना। अब इनके ऊपर ये चार्ज है कि ये जो फोर्स्ड करेंसी है उसको ये डिलीवर करते हैं। क्या करते हैं? यानी कूटकृत सिक्के को ये क्या कर रहा है? डिलीवर करता है। चूंकि इसे शंका थी कि ये जो करेंसी है वो क्या है? वो फोर्स्ड है, और इसको इसने किसी एक्सपर्ट से इस बात की जांच भी कराया था। इस बात की क्या कराया था? जांच कराया था। और उसने इस करेंसी को कहा था कि ये जेन्युइन है। बोलो बेटा, ये क्या है आपका? जेन्युइन है। तो यहां पे इसका जो कंडक्ट है वो कैसा है आपका? इसका मतलब ये हाईली इंप्रोबेबल बना रहा है
ये उस बात को नहीं जानता था कि वो क्या है, फोर्स्ड है। क्लियर हुआ कि नहीं? और नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अ फैक्ट, इज अ मेंटल फैक्ट, मन की दशा की बात कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी बात को और ऐसे आचरण को क्या कर सकता है, वो अपने पक्ष में प्रूव कर सकता है, फेवर में प्रूव कर सकता है। और तीसरी कंडीशन जो वहां पे बताई गई है, जो कि अदरवाइज रेलिवेंट है, क्या है? अदरवाइज रेलिवेंट है, यानी आईसी एडमिशन जो है वो क्या है, अदरवाइज रेलिवेंट है। यानी जो एडमिशन के तौर पर तो नहीं है, लेकिन वो 5 से लेकर के 55 के बीच में और कहीं पे यदि वो रेलिवेंट है तो उस बात को भी क्या किया जा सकेगा, प्रूव किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो 3 कंडीशन आपकी हो गई। अच्छा, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। बताइए भैया। का और खा के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। का प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है और खा प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जब भी पेपर मिलेगा आपको, तुरंत आप इसे ड्रॉ करेंगे। वहां पे साइड में बड़ी जगह होती है ना, यहाँ पे आपसे क्या मिला हुआ है, तुरंत आप ड्रॉ करिए। यहाँ पे का और खा के बीच प्रश्न यह कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। देयर इज अ क्वेश्चन whether the certain document is a forged or not। ये क्वेश्चन है आपका, किसके बीच में है? यहाँ पे ए और बी के बीच में ये क्वेश्चन है कि ऐसे कोई जो डॉक्यूमेंट है या डीड है वो फोर्ज्ड है या नहीं है। जरा देखिए, का एसर्ट करता है कि वो असली है, तो यहां पे ए के द्वारा क्या बताया गया है, ये जेन्युइन है। बोलो बेटा, क्या है ये? जेन्युइन है। और खा प्रतिज्ञात करता है, उसे डिनाई करता है। बोलो यार, खा प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, उसको डिनाई कर रहा है कि ये क्या है, फोर्स्ड है। ये बात समझ पाए आप लोग? तो यहां पे ये डिस्प्यूट आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स या डीड जो है वो फोर्स्ड है या नहीं है। तो बी कहता है कि वो फोर्स्ड नहीं है, और ए जो है वो क्या कह रहा है आपका, जेन्युइन, जेन्युइन है। बोलो यार, बोलो। अब यहां पे इन्होंने एडमिशन किया हुआ है जेन्युइन के बारे में, और बी ने जो एडमिशन किया है वो क्या कहा है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डिनाई किया हुआ है। बोलो यार। अच्छा, अब जरा देखिए, खा का कोई कथन, ये जो मैं आपसे कहा कि जो एडमिटेड फैक्ट है उसे आप प्रूव नहीं कर पाओगे। इस फैक्ट को जो आपने एडमिट किया है, इस बात को आप प्रूव नहीं करेंगे आप। बोलो यार। यहां पे हाँ, यहां प्रतिज्ञान लिखा हुआ है, वही तो मैं सोच रहा हूं कि दोनों बातें एक हो जाएगी ना यार, है कि नहीं? यहां पे ये एसर्ट कर रहा है कि ये जेन्युइन है, और बी एसर्ट कर रहा है कि ये फोर्स्ड है। अगेन दोनों अभी तो विवाद होगा, नहीं तो वही बात तो घुमा फिरा के हो जाएगी ना भाई। वो जेन्युइन कह रहा है और वो डिनाई कर रहा है, फोर्स नहीं, इसका मतलब जेन्युइन है, इसका मतलब वो भी मान लिया। तो विवाद किस बात का? चलिए आगे देखें। खा का कोई कथन, यानी बी का कोई भी स्टेटमेंट की विलेख असली है, बोलो बेटा, का साबित कर सकेगा। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है जो ये इसने कभी कहा है कि ये क्या है, जेन्युइन है। क्लियर हुआ? ये बात कौन साबित कर सकेगा? ए इस बात को प्रूव कर सकेगा। क्लियर है? और फिर देखो, और का कोई कथन की विलेख कूट रचित है, यानी ए का स्टेटमेंट कभी इन्होंने कहा था कि ये क्या है आपका, फोर्स्ड है। इस बात को कौन प्रूव कर सकेगा? बी प्रूव कर सकेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने जो कहा है उस बात को आप प्रूव नहीं करेंगे, जो आपने एडमिशन किया है उस बात को आप प्रूव नहीं करोगे। ये आपके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। तो यहां पे आपने एडमिट किया है ना कि ये फोर्स्ड है, इस बात को प्रूव किया जा सकेगा। और यहां पे इन्होंने इसको कहा है कि जेन्युइन है, और इस बात को क्या किया जाएगा, प्रूव किया जा सकेगा। नहीं समझे आप? इसका मतलब आपने किसी राइटिंग्स में लिखा है या किसी से स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नहीं वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, बोलो, तो ऐसा बात जो है वो आपके खिलाफ क्या किया जा सकेगा, प्रूव किया जा सकेगा। क्लियर हुआ बेटा? जो आपने बोला है, यानी बी ये फोर्स्ड है, इस बात को प्रूव नहीं करेगा, और ए जो है वो जेन्युइन है, इस बात को प्रूव नहीं करेगा। लेकिन
बी के द्वारा ये जेन्युइन है, इस बात को वो प्रूव कर सकता है उसके अगेंस्ट, यस और नो। और इसके द्वारा जो बोला गया है फोर्स्ड है, इसको बी इस बात को क्या कर सकता है, प्रूव भी कर सकता है, यस और नो। नहीं क्लियर हुआ? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कूट रचित साबित कर सकेगा। अब जरा देखो, का कोई कथन की विलेख कूट रचित है, का साबित कर सकेगा। का कोई स्टेटमेंट की विलेख कूट रचित है, ठीक है, का साबित करेगा। अरे यार तुमने ही बोला है और तुम कैसे साबित कर सकोगे, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं ना, आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, नहीं हो पाएगा। का अपना यह कथन विलेख असली है साबित कर सकेगा, हो गया कहानी, ठीक है। जो क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपने एडमिट किया उसे आप प्रूव नहीं करोगे, कौन करेगा, आपके विरुद्ध किया जा सकेगा। और सेक्शन 21 क्या कह रहा है कि 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जब आपके द्वारा जो एडमिट किया गया फैक्ट्स को उसको आप अपने फेवर में कर सकते हो। तो कंडीशन नंबर 1 कि ऐसा आपकी डेथ हो जाए, या वो 32 के अंतर्गत क्या हो जाए, रेलेवेंट हो जाए, या वो मन या शरीर की सुसंगत दशा के विवाद होने के समय ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है और ऐसे आचरण के साथ दिया गया है कि वो उसको हाईली इंप्रोबेबल बना दे उसकी असत्यता को, और फिर अदरवाइज वो क्या है आपका, रेलेवेंट है। क्लियर है यहां पे? चलिए बोलिए। एक स्वीकृतकर्ता की ओर से या उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है, ये बात तो क्लियर हो गया ना बेटा, सेक्शन 21 में आएगा। सेम क्वेश्चन है, घुमा करके आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ये भी कहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में नियम प्रतिपादित किया कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृत उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित किया जा सकता है। एडमिशन जो उसके द्वारा किया गया है तो उसके द्वारा या उसके प्रतिनिधि के द्वारा, उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा या उसके फेवर में उसे प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 21 कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो, किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं। ओरल एडमिशंस के बारे में बात कर रहा है, और ये किसके बारे में बात कर रहा है यहां पे आप, डॉक्यूमेंट्स की अंतर्वस्तु, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बारे में ओरल एडमिशंस कब रेलेवेंट होंगी, और ये बात बताई गई है आपके सेक्शन 22 में बताया गया है, ठीक है ना। और वहां पे 2 कंडीशन बताई गई है, 2 कंडीशन बताई गई। पहला देखिए जरा, क्वेश्चन देखा जाए कि उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार या दर्शित कर दे कि ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए वो हकदार है, तब वो रेलेवेंट हो जाएगा। यानी ऐसा ओरल एविडेंस रेलेवेंट होगा कब, कि जो उसे प्रूव करना चाहता है वो इस बात को प्रूव कर दे कि देयर इज अ सर्कमस्टांसेस, देयर इज अ सिचुएशन अंडर विच वी कैन गिव द सेकेंडरी एविडेंस। मैं क्या दे सकता हूं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपका कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, ये सेक्शन 61 कहता है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आइदर बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। तो पहले आप प्राइमरी एविडेंस दोगे, सेकेंडरी एविडेंस आप तब दे सकते हो जब आपकी 65 की कंडीशन प्रिवेल करे। बोलो भैया, तो यहां पे कौन सी बात है, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यदि आप सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में 65 की कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रिवेल करनी चाहिए, 65 की कंडीशन प्रिवेल करनी चाहिए। तो उसी तरीके से कह रहा है कि उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार, यानी जो इस बात को ओरल एडमिशन को प्रूव करना चाह रहा है, ओरल एविडेंस के, ओरल एडमिशन के थ्रू कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना चाह रहा है, उसे इस बात को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा कि सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से मैं इस बात को क्या करूंगा, प्रूव करूंगा, क्योंकि 65 की कंडीशन प्रिवेल करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरी कंडीशन कि जब, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डीड है, जो कंटेंट है, वो उसकी जेन्युइननेस इटसेल्फ इन अ क्वेश्चन, वो अपने आप में ही क्या है, क्वेश्चनड है। तो उसकी जेन्युइननेस यदि क्वेश्चनड है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकेगा, यानी उसकी असलियत, उसकी जेन्युइननेस जो है वो क्या है, विवादित हो चुकी है, तब ऐसी स्थिति में उसका ओरल एडमिशन के द्वारा प्रूव किया जा सकेगा। दैट्स ऑल। 2 कंडीशन आपकी 22 में बताई गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली बात यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार या दर्शित कर दे कि ऐसा दस्तावेज के अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए वो हकदार है। तो ऐसी स्थिति में पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चला जाए, भारतीय साक्ष्य नियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान दिया गया है। ये 22A में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक
रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया है और आईटी एक्ट 2000 के द्वारा इसे ऐड किया गया है, ठीक है। और यहां पे क्या किया जा सकता है, जो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनके सब्जेक्ट के बारे में ओरल एडमिशंस दिया जा सकता है। कब? जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसकी जेन्युइननेस इटसेल्फ इन अ क्वेश्चन, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में ओरल एडमिशन के द्वारा उस बात को प्रूव किया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? 22A और आईटी एक्ट के 2000 के द्वारा इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। आगे चला जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो सेक्शन 23 जो है वो किसके बारे में रिलेट है? ये मैं आपको जब एडमिशन और कन्फेशन पढ़ा रहा था तो वहां पे ये बताया, यहां पे सेक्शन 23 जो है वो किससे रिलेटेड है आपकी? अच्छा, यदि आपको एनालॉजी से देखना है तो यहां पे 53 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, और कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड के बारे में बात कर रहा है, यानी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है। बोलो बेटा, कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड। और वहां पे बताया था कि गुड कैरेक्टर इज अ रेलेवेंट 53 में, और 53 में बताया था, 53 में ये है और 54 में बता दिया गया है कि भैया पहले महिमा मंडन करोगे तब ऐसी स्थिति में क्या दिया जा सकेगा? बैड कैरेक्टर्स भी जो है आपका वो रेलेवेंट हो जाएगा। 27 आपको पता है प्रोडक्शंस और डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 123 आपको एकम्प्लिस के बारे में पता है, जो सह अपराधी हैं आपको, ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा एक चीज। और दूसरी चीज ये याद रखिए, सेक्शन 23 जो है वो किसके बारे में है? सिविल मैटर में। मैंने आपसे बताया था कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि सिविल मैटर्स को ही डील करती हैं, जैसे स्टॉपेल है, स्टॉपेल का भी प्रोविजन जो है 115 वो किससे रिलेटेड है? आपका सिविल मैटर से। क्रिमिनल मैटर में स्टॉपेल नहीं लागू होता है, क्रिमिनल्स जो है उसने जो बोल दिया है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये धाराएं आपकी जो है याद रखिएगा आप इन्हें। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सिविल मैटर में लागू हो रहा है ऐसी धारा बताइए, या क्रिमिनल मैटर्स में इंडियन एविडेंस जो प्योरली उस पर एप्लीकेबल है वो बताइए आप। चलिए, भारतीय साक्ष्य नियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड नहीं है। धारा 23, धारा 27 आपको पता है, फिर वही बात है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया, नया क्वेश्चन बन गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट्स मिलेगा। तो जरूर आप इससे गो थ्रू होइए। आप प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना को संरक्षित किया गया है, यानी इसका मतलब कोई एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर डाला नहीं जाएगा। और यहां पे आप समझिए इस बात को क्या कह रहा है। यहां पे जो कहा जा रहा है आपसे वो ये है आपका कि यदि इन लोगों ने कोई आपस में करार कर लिया है कि भैया जो बता रहा हूं, जो एडमिशन कर रहा हूं, यहां पे इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, बोलो, और कोर्ट को ये अपीयर होता है कि ऐसी परिस्थितियों में दिया गया है कि वो साक्ष्य दिए जाने के लिए इंटेंडेड नहीं था, यानी ये एक्सप्रेसली क्या किया गया है? मना कर दिया गया है कि जो बातें बता रहा हूं इस बात को आप साक्ष्य के तौर पर प्रयोग में नहीं लाएंगे आप। यानी इसका मतलब यदि करार हुआ है, समझौता हुआ है, तो उसके आधार पर यदि कोई एडमिशन हुआ है तो उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता, या कोर्ट को अपीयर होता है कि ये ऐसी सर्कमस्टेंसेस में दी गई होंगी जिसे साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाने के लिए इंटेंडेड नहीं था। तो इसीलिए कहा जा रहा है क्या? प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी जो मन में आए वो सब बोलते रहो, ठीक है ना। इसका मतलब एडवर्सली आप अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये कौन सी बात कर रहा है बेटा? कौन सा? धारा 23। और वैसे भी निकालो जरा इसको, एनालॉजी से निकालोगे तो ये एडमिशन की बात कर रहा है, तीन परिस्थितियों की जिसे वो अपने फेवर में कर सकता है। 24 जो है वो कन्फेशन के बारे में बात कर रहा है, और 22 जो है ये ओरल एडमिशन के बारे में बात कर रहा है, जो कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और इसी 23 में मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, कोई भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, कोई भी बैरिस्टर, प्लीडर या अटॉर्नी जिससे 126 में, कहां पे? 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जहां पे उसे प्रिवेंट नहीं किया गया, अर्थात 126 में जिन बातों के लिए उसे कंपेल्ड किया जा सकता था उससे धारा 23 के अंतर्गत भी कंपेल्ड किया जा सकेगा। यहां पे उसको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक्सेप्शन वहां पे बता दिया गया। क्लियर हुआ? 126 मैंने आपसे क्या कहा? प्रोफेशनल, यानी क्लाइंट ने और एडवोकेट ने, क्लाइंट ने, बैरिस्टर ने, क्लाइंट ने, लीडर्स ने यदि आपस में कोई समझौता किया है तो जो वहां पे उसको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ था 126 के अंतर्गत जिसे कंपेल किया जा सकता था, ऐसे बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी
को बताने के लिए, तो यहां पे भले समझौता करके उसने बताया है, वो 23 के अंतर्गत भी उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। क्लियर है? आगे चला जाए। चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, बिना किसी पूर्व धारणा के, सिंपल सी बात है, देख रहे हैं चेंज हो करके, विदाउट प्रिजुडिस, ठीक है ना, वही है, एडवर्सली, बिना एडवर्सली अफेक्ट किए, विदाउट प्रिजुडिस अफेक्ट किए हुए। और मैंने आपको ये पढ़ाते समय बताया था कि धारा 23 में और धारा 29 में फर्क है। वहां पे यदि कोई समझौता करके आपसे कोई कंसेशन 29 में यदि कोई कंसेशन करा लिया गया है तो वो रेलेवेंट हो जाती है, वो रेलेवेंट होगा, उसका एविडेंस दिया जा सकेगा। जबकि 23 में यदि सिविल मैटर में यदि आपने कोई समझौता किया हुआ है तो वो एज अ एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, रेलेवेंट नहीं होगा। चलो देखो, दांडिक कार्रवाइयों में संस्कृति विसंगत है जब या उत्प्रेरणा द्वारा कराई गई हो, जब या धमकी या वचन द्वारा कराई गई हो, ठीक है ना। सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी कन्फेशन जो थ्रेट्स के द्वारा या इंड्यूसमेंट के द्वारा या ऐसे प्रॉमिस के द्वारा ली गई है, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन के द्वारा ली गई है, जो उस ऑफेंस के चार्ज के संबंध में हो, जो उसे वर्ल्डली या फिजिकली बेनिफिट्स के लिए हो, उसके एडवांटेज के लिए हो, ऐसा जो कन्फेशन होगा वो क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। बात समझ पाए? तो यहां पे ऑप्शन जो होगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा? यानी इंड्यूसमेंट के द्वारा, ठीक है, यानी द confession which is taken by inducement and the confession which is taken by the threat or promises, दोनों के द्वारा हो जाएगा। सेक्शन 24 आपका यही कह रहा है। क्लियर है? चले आगे देखते हैं। कह रहा है कि संस्कृति यानी कन्फेशन की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में दी गई है। कहां पे दी गई है? मैं अभी आपसे बताया कि कन्फेशन की कोई डेफिनेशन आपके यहां नहीं दी गई है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब मैं आपसे और एक बात कहता हूं, आप जब भी ऐसे सेक्शन को पकड़िए तुरंत इनको देखिए। 19 में क्या बताया गया है? लाइबिलिटीज और उनके पोजीशन को फिक्स किया जा रहा है। 20 क्या है? रेफरी के सेक्शन है। 21 क्या है? ये तुरंत आप देख करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये कब तक करना है? जब तक आपको ये सारी चीजें रट ना जाए, ठीक है ना, तो आपको भागना नहीं है। तो 21 आपको क्लियर है। चलिए, अभियुक्त की संस्कृति असंगत और अग्राह्य, इररेलेवेंट एंड इनएडमिसिबल है। असंगत का मतलब इररेलेवेंट और अग्राह्य का मतलब इनएडमिसिबल। तो अभियुक्त की जो कन्फेशन है वो इररेलेवेंट है और इनएडमिसिबल है, ठीक है। द कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड इज इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल कब होगी? पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किंतु मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की जाने पर। इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बट इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, ऐसा होगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने पर जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसने पूर्ण संस्कृति की तो उसको छोड़ दिया जाएगा। बोलो बेटा, उस समय जबकि वह मत था की जाने पर, और पुलिस अभिरक्षा में यदि वह किसी तथ्य की खोज का मार्गदर्शन करती है। जरा मुझे बताएं मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पे? आप थोड़ा सा समझा जाएगा इस बात को, एक एक चीज। यहां पे क्या कह रहा है बेटा? देखिए, पुलिस की अभिरक्षा में, कहां पे है? पुलिस की अभिरक्षा में, यानी पुलिस कस्टडी में है, और किससे? मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में ऐसा किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यह बात रेलेवेंट होती है ना। सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस क्या कहता है कि व्हेन द एक्यूज्ड इन अ पुलिस कस्टडी एंड हैज गिवन द कन्फेशन टू द मजिस्ट्रेट इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। यहां पे इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है कि वो किसको दिया जा रहा है? मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है। देयर इज नो एनी इंटरवेनिंग फोर्स, देयर इज नो इंटरप्शन एट ऑल। इसका मतलब ये समझिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये कौन है? ये मजिस्ट्रेट महोदय हैं। यहां पे ये एक्यूज्ड है और इन्हें जो है पुलिस कस्टडी में लाया गया है पुलिस के द्वारा। बोलो बेटा, यहां पे ये प्रेजेंट है, लेकिन ये जो कन्फेशन की जा रही है वो किससे की जा रही है? बताओ, ये बात रेलेवेंट होगी? यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। बात समझ पाए आप? इमीडिएट प्रेजेंस, इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब यहां पे ये कौन करेगा? इनको किया जाना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
पुलिस कस्टडी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मजिस्ट्रेट वहां पे खड़ा है और उसके बाद आपने पुलिस को दी, ये तुरंत बार हो जाएगी 25 से। किससे हो जाएगी? और आपने क्या पढ़ा हुआ है? एनी कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, बेकार होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जबकि 26 कह रहा है कि पुलिस कस्टडी में होने के बाद इनकी प्रेजेंस में, इमीडिएट प्रेजेंस में इनको करना है। चलो, तो ये बात कहां बताई गई है? 26 में। क्लियर हुआ? ये रेलेवेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस, मजिस्ट्रेट को किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने पर जिसने उससे कहा था कि यदि उसने पूर्ण संस्कृति की है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब उसे रिलीज कर दिया जाएगा, उसकी सजा माफ कर दिया जाएगा। बोलो बेटा, ये क्या है? अथॉरिटेटिव पर्सन के द्वारा दिया गया क्या है? एक प्रॉमिस है, एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट है या नहीं है? यानी आपको इंड्यूस किया जा रहा है कि आप कन्फेशन करो, और कन्फेशन कर लोगे तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे? आपको छोड़ देंगे। तो सेक्शन 24 तो यही बता रहा है ना कि किसी अथॉरिटेटिव पर्सन के द्वारा, किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा, मैंने आपसे कहा था कि यहां पे मजिस्ट्रेट जो है वो क्या है? अथॉरिटेटिव पर्सन है, अथॉरिटी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी मामले को प्रभावित कर सकता है, प्रोसिक्यूशन को अफेक्ट कर सकता है, वो इस मामले में क्या होगा? क्या होगा? अथॉरिटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो क्या है? आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो क्या है? अथॉरिटी है। बोलो भैया, यहां पे मजिस्ट्रेट जो है वो क्या है? अथॉरिटी है। तो यहां पे इनके द्वारा क्या दिया जा रहा है? थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। तो इंड्यूसमेंट इज गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द एक्यूज्ड। और किस बात के लिए? आपको छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब आपको वर्ल्डली बेनिफिट्स होने वाला है। क्या होने वाला है? भौतिक लाभ होने वाला है, ऐहिक लाभ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये 24 से क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगेन, उस समय जबकि वह मत था की जाने पर, और 29 आपने पढ़ा हुआ है कि यदि वो इंटॉक्सिकेटेड है या उसके साथ कोई डिसेप्शन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि अदरवाइज वो इररेलेवेंट नहीं है तो रेलेवेंट हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि ऐसी स्थिति में ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बात कर रहा है। आपने शराब पिलाया और शराब पीने के बाद, वो नशे में आने के बाद अपने मित्रों से सारी बातें बक दिया, बोलो, तो ये बात रेलेवेंट हो जाती है, सेक्शन 29 में रेलेवेंट हो जाएगा। और पुलिस अभिरक्षा में यदि वह किसी तथ्य की खोज का मार्गदर्शन करती है, और ये कौन सी बात है बेटा? सेक्शन 27 के बारे में बात कर रहा है, ये 29 के बारे में बात कर रहा है, वहां पर रेलेवेंट हो जाएगा। एंड दिस वन इज बार्ड बाय 24। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय है? ये अग्र निर्णय का मतलब समझ रहे? लैंडमार्क, ठीक है ना? कौन सा है? विच वन इज अ लैंडमार्क डिसीजन? और किसके बारे में? अथॉरिटेटिव पर्सन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो अथॉरिटेटिव पर्सन के समक्ष की गई संस्कृति से संबंधित है। ये प्यारेलाल भार्गव की केस है। कौन सी है? प्यारेलाल भार्गव बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इनके द्वारा एक फाइल की चोरी की गई थी और इनके सेक्रेटरी के द्वारा इनसे बात किया गया था, तो उन्हें क्या माना गया? अथॉरिटी। बोलो भैया, प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। धारा 24 के अंतर्गत जो प्राधिकारवान व्यक्ति के बारे में बात किया गया है वो यहां पे बताया गया। बोलो यार आगे, कोई सुसंगत स्वीकृति कब असंगत होगी? व्हेन द रेलेवेंट कन्फेशन बिकम इररेलेवेंट। कब होगी? जब पुलिस अधिकारी को की गई है, जब गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत यानी प्रॉमिस फॉर सेक्रेसी में की गई है, जब अभियुक्त शराब के नशे में व्हेन द एक्यूज वाज इंटॉक्सिकेटेड, जब प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की गई है, इन द कंसिक्वेंस ऑफ द डिसेप्शन। तो ये सेक्शन 29 तो आपने पढ़ा ही ना, कि जब वो मत है या प्रवंचना आपने किया हुआ है या आपने गुप्त रखने के वचन पर आपने प्रॉमिस किया, यार मैं कहूं किसी से नहीं बताने वाला, बता दो जो करके आए हो। बोलो भाई, तो आपने सब कुछ पूरा ऊपर से नीचे तक। चाणक्य कहता है ना, यदि कोई चीज यदि सेक्रेट रखना है तो ऐसी स्थिति में किसी से कुछ कहना नहीं है आपको, है ना? किसी से भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। और आपने क्या किया? सब कुछ बता दिया। तो सामने वाला तो कह रहा है ना कि मैं किसी से ना बताऊंगा, तो वो जब दूसरे से बताएगा तो वो क्या कहेगा? ये बात खुलनी नहीं चाहिए, मना किए हैं। वो बात तीसरे को बताएगा, तीसरे से कहेगा कि ये बात खुलनी नहीं चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया। तो ये सर्कुलेट हो जाती है पूरा का पूरा, बात समझ रहे हैं? और ये बात रेलेवेंट होती है सेक्शन 29 के अंदर। ये जब पुलिस अधिकारी को की गई है, कौन सा सेक्शन बता रहा है आपका? सेक्शन
25 एनी कन्फेशन विच इज मेड टू द पुलिस ऑफिसर, ऐसा कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी प्रूव्ड। वो सीधे सीधे लिखा हुआ है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव्ड। हो गया, आगे चलिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इसमें कौन सा उत्तर हुआ था यार, ए वाला। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस के समक्ष दी गई संस्कृति ग्राह्य नहीं होती है, कौन सा हो जाएगा 25। क्लियर है, आगे चलिए। अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्कृति करता है, अन्य सूचना देता है, को उस अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, यह संस्कृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऐसे बड़े प्रश्नों को आप पकड़िए तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तुरंत इनको क्या करिए, आप तुरंत इनको लिपिबद्ध करिए। यहां पे ए जो है क्या है, ए अपराध किया हुआ है। ए क्या है बेटा, अपराध। किसके पास जा रहा है, पुलिस ऑफिसर के पास जा रहा है। ये तुरंत पढ़ते जाओ, लिखते जाओ अपने वहां से। और ये क्या कर रहा है, संस्कृति करता है, कन्फेशन करता है। किस बात का, कि को उस अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, और यह संस्कृति, यानी इसने बताया कि हमने ही अपराध किया हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विरले लोग होते हैं ना, अपराध भी किए। मैंने आपसे कहा कि अपराध किया और खुद पहुंच गए एफआईआर लॉन्च करने के लिए, या बता दिया उन्होंने कि यस आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। तो ऐसी स्थिति में देखिए, यही बात आपसे पूछा है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा, क्या ये जो बातें इसने जाकर के पुलिस ऑफिसर को बताई है, जो कन्फेस किया है, वो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो ये धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकी। ये बात सही है या नहीं है? ये कन्फेशन हुआ कि नहीं हुआ? कन्फेशन हो गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के कारण उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। बोलो भैया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के कारण उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। बोलो यार, एंड अगेन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। स्वेच्छा होने के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है, यह भी नहीं होने वाला है। अब जरा देखो यहां क्यों नहीं हुआ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के कारण, है ना, मैं ही बता रहा हूं और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको डाइल्यूट करने के लिए और आपको घुमाने के लिए कहा गया है। वहां पे 27 जब पढ़ते हो तो वहां पे ये जरूरी है कि पुलिस कस्टडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर इज अ पुलिस कस्टडी। और ऐसी पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसके द्वारा क्या किया गया हो, कन्फेशन किया गया हो। बात समझ पाए आप? यहां पे कोई पुलिस कस्टडी है, खुद स्वेच्छा पहुंचा हुआ है, तो 27 इसके ऊपर लागू ही नहीं हो सकती है। बात क्लियर है? और सिर्फ देखो, यहां पे अन्य सूचना देता है, इंफॉर्मेशन दिमाग में आपके घूम गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बातें क्या हो जाएंगी, इस पे करेक्ट आंसर क्या होगा? या संस्कृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ए। क्लियर? चलो बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए। रुको भाई, कितने पे था? और ठीक है बेटा, चलो। अरे भाई, ठीक है। हाँ, और बाकी हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। आने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्कृति की और उसके पश्चात दंडाधिकारी से बतलाया कि मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था कि मैंने बाकी हत्या की है। ए को बी की हत्या के लिए अभियोजित किया गया। मैंने आपसे क्या कहा? तुरंत आपका पेन चलना चाहिए। कहां पे पेन चलना चाहिए? आपके पेपर पे पेन चलना चाहिए। ए को बी की हत्या के लिए, किसको? ए को बी के मर्डर के लिए क्या किया जा रहा है? प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और आने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्कृति की। ए जो है वो किसके सामने कन्फेशन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर के सामने। और उसके पश्चात दंडाधिकारी को बताया कि मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था। और ये बात फिर अब किसको बता रहा है? मजिस्ट्रेट को बता रहा है। बोलो बेटा, पहले पुलिस ऑफिसर को कन्फेस किया एंड अगेन वो किसको बता रहा है? दंडाधिकारी को, यानी मजिस्ट्रेट को ये बता रहा है कि मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था कि मैंने बाकी हत्या की है। या कथन जो है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अग्राह्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यानी पुलिस ऑफिसर को की हो ना। और ये बात कहां है? 25 में। एनी कन्फेशन मेड बिफोर द। क्लियर हुआ? क्या हो गया? 25 से बाहर। क्लियर है कि नहीं है? देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो सवाल आपकी सारी निकल जाएगी, अदरवाइज दिक्कत करेगा। चलो, अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति सुसंगत होती है
जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई है, जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। जो किसी पुलिस अधिकारी से की गई हो, जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। जो मजिस्ट्रेट से की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित हो, और जो उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा यह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। यहां पे क्या पूछा हुआ है? विच वन इज रेलेवेंट? कौन सा रेलेवेंट हो सकता है? तो किसके द्वारा? जो कि पुलिस अधिकारी से की गई हो जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। यह तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। जो कि मजिस्ट्रेट से की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित हो। यस, 26 तो यही कह रहा है ना कि पुलिस अधिकारी उपस्थित हो सकता है। पुलिस अधिकारी क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है, लेकिन किसको की जा रही है? मजिस्ट्रेट को किया जा रहा है। यस और नो? अरे भैया, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी पढ़े हो बेटा? वहां पे क्या बताया गया है? एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बोलो। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी एंड ट्रायल, यदि किसी एक्यूज के द्वारा क्या किया जा रहा है? कन्फेशन किया जाना है। नहीं समझे आप? कब? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये आपसे यही कह रहा है। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी एंड ट्रायल, और किसी एक्यूज के द्वारा क्या किया जा रहा है? कन्फेशन किया जाना है। तो ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा उसे किसके पास ले जाया जा रहा है? मजिस्ट्रेट के पास, चाहे उससे अधिकारिता हो या ना हो, वेदर ही हैज अ जुरिसडिक्शन और नॉट, डजंट मैटर। 164 बताया गया है। और 164 का क्लॉज 2 ये इस बात को इंश्योर करता है, ये लायबिलिटी इंपोज करता है किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के ऊपर एक लीगल ड्यूटी इंपोज किया गया है कि वो उसे समझाएगा, यू आर नॉट बाउंड टू गिव द कन्फेशन, और यदि आपने कन्फेशन दिया तो आपके खिलाफ ये साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। यस और नो? तो यहां पे आप देखिए कि ये किसके साथ आ रहा है? पुलिस। और ये अभियुक्त जो है पुलिस के साथ आ रहा है, और कन्फेशन किसको कर रहा है? मजिस्ट्रेट को। और ये कन्फेशन रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो 26 में जो बात बताई गई है वो यहां आप देख रहे नहीं देख रहे? और यहां पे मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है उसका मेमो तैयार किया जाता है, उस पर एक्यूज का सिग्नेचर होगा, और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट इस बात को क्या करेगा? साइन करेगा। भैया, हमने अपने आप को इंश्योर कर लिया है कि ये जो कन्फेशन हुआ है वो वॉलंटरली किया गया है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये सेल्फ प्रिज्यूम है। क्या है? सेल्फ प्रिज्यूम है। ऐसा जो रिकॉर्ड है जो यहां पे मजिस्ट्रेट के द्वारा मेमोरेंडम तैयार किया गया है वो हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे भाई साहब उपस्थित रहेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है वहां पे। 26 सीधे कह रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चले आगे। चलिए, एक अभियुक्त एक जंगलात के अधिकारी, जिसमें पुलिस अधिकारी की शक्तियां चालान प्रस्तुत करने की शक्ति को छोड़कर हुई निहित है, ठीक है ना। मैं आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बता दूं आपको कि आप समझ लीजिए कि पुलिस ऑफिसर का मतलब वो है जो इंडियन, जो आपका पुलिस एक्ट में बताया गया है, ठीक है ना। और वहां पे कौन है? जो आपके पुलिस अधिकारी जिन्हें नियुक्त किया गया, कांस्टेबल या उसके ऊपर के जो भी लोग हैं वो कौन है आपके, जिसमें विलेज कांस्टेबल भी आते हैं, ठीक है। एक चीज जो मेन पावर है, जो बेसिक पावर है पुलिस ऑफिसर का, वो है इन्वेस्टिगेशन का। क्या है? तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास इन्वेस्टिगेशन का पावर होता है वो क्या माने जाते हैं? आपके पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं। अब जब आप इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए, चालान प्रस्तुत करने की शक्ति को छोड़ करके विनीत है के समक्ष एक संस्कृति करता है, विचारण के दौरान उस संस्कृति की ग्राह्यता के संबंध में, ठीक है, दिए गए तर्कों में से कौन सा सही है। अब ये आपको बताना है। इस प्रकार दी गई संस्कृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है, वह संस्कृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है। तो पहली चीज तो ये माना जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी है कौन? तो पुलिस अधिकारी वो है जो कि इन्वेस्टिगेशन करे और चार्जशीट फाइल कर सके आपके खिलाफ, और ये पावर उसके पास नहीं है, तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? पुलिस ऑफिसर नहीं माना जाएगा। बोलो भैया। तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, और पुलिस ऑफिसर नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में कन्फेशन भी जो है रिलेवेंट नहीं होगा। क्लियर है? आगे
ये केस याद रख लीजिए। इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा किया हुआ है? ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति यानी संस्वीकृति की अस्वीकार्यता। तो ये अस्वीकार्यता यानी एडमिसिबिलिटी जो पैदा किया गया है वो कहां पे किया गया है? इंद्र दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। चलिए, न्यायिक संस्कृति शब्द से तात्पर्य क्या है? यानी जुडिशियल कन्फेशन। कन्फेशन दो तरीके की होती है। कितने तरीके की है? दो तरीके की। पहला कौन सा है? जुडिशियल कन्फेशन। और दूसरा कौन सा है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में किया जा रहा है, जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने किया जा रहा है कन्फेशन, वो क्या होगा आपका? जुडिशियल कन्फेशन होगा। और इसके बाहर यदि कोई फ्रेंड्स के द्वारा किया जा रहा है या अदर्स के द्वारा किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी आपकी? एक्स्ट्रा जुडिशियल। किसी से जो किया जा रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर से किया गया, फ्रेंड से किया गया, रिलेटिव से किया गया, ये सब क्या है आपके? एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब जरा देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि पुलिस के समक्ष किया जाता है। न्यायिक संस्कृति तो पुलिस के सामने किया जा रहा है ना। किसी प्रलोभन धमकी अथवा वचन के कारण दिया जाता है, यानी कन्फेशन इज गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ द इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रोमिसेस। नो, किसी भी न्यायालयीय अधिकारी के समक्ष किया गया हो और किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। विच वन इज करेक्ट? किसके सामने? इसका मतलब न्यायालयीय अधिकारी जो है, ये भी जरूरी नहीं है ना कि न्यायालय में तो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, क्या सारे सामने करोगे तो वो माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट के सामने? आंसर इज नो। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि न्यायालयीय अधिकारी के समक्ष आप कर रहे हैं। बोलो भैया, ये जो भी यहां पे ऑफिसर्स के बारे में बात करा हुआ है। चले आगे, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत है भैया? मजिस्ट्रेट के समक्ष 26, बार बार बता रहा हूं आपको। 24 में कन्फेशन है, 25 में पुलिस के सामने है, 26 में जो है मजिस्ट्रेट को की जा रही है और 27 में डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स है। किस अवस्था में संस्वीकृति सिद्ध की जा सकती है? किस कंडीशन में कन्फेशन को प्रूव किया जा सकता है? यदि वह संस्कृति पुलिस ऑफिसर के समक्ष की जा सकती है, आंसर इज नो। 25 में बार्ड हो जाएगा। यदि वह संस्कृति पुलिस के दबाव में मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है, यदि वह संस्कृति स्वेच्छा पूर्वक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। और फिर मैं बता रहा हूं 164, आप जरा याद करिए 164 में क्या लिखा हुआ है कि यदि मजिस्ट्रेट अपने आप को इंश्योर करता है कि उसके मन पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ा है, फियर का, इंड्यूसमेंट का, तो ऐसी स्थिति में अब वो जुडिशियल कस्टडी अलॉट कर देता है। ठीक है ना। अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि ऐसा जो कन्फेशन किया जा रहा है वो वॉलंटरली किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? वॉलंटरली किया जा रहा है। इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा उन्हें। और जहां पे ये लग गया कि किसी दबाव में ये किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कन्फेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। तो वॉलंटरली होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति के बारे में प्रावधान करती है जब जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, अवैध रक्षा में है, न्यायालय में है। बोलो भैया। 26 पुलिस कस्टडी कहां पे हो जाएगा? पुलिस कस्टडी। चलिए, पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति सुसंगत होती है या की गई है मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की साक्षात उपस्थिति में नो, चिकित्सा अधिकारी की साक्षात उपस्थिति में नो। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, स्वेच्छा पूर्वक की गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य है, यानी वॉलंटरली यदि कोई कन्फेशन किया गया है तो वो एडमिसिबल होगी। कब होगी? जब पुलिस अधिकारी को की गई हो ना। दूसरा, दंडाधिकारी जिसके समक्ष अधिकारिता श्रेय प्राप्त है, गांव के सरपंच को इस प्रार्थना के साथ कि उसे पुलिस से बचा लिया जाएगा ना, जब किसी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं करता है और पुलिस अधिकारी को की गई हो। तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना। हाँ, बोलो भैया। सक्षम अधिकारिता का श्रेय उसे प्राप्त है, यानी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल सी बात है। जरा देखो, एक बात जान लो, ये जो बातें आई हैं वो किस आधार पर आई हैं? यहां पे सेंस ऑफ फियर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? गांव के सरपंच को इस प्रार्थना के साथ कि उसे पुलिस से बचा लिया जाएगा। ये सरपंच यहां पे क्या है? अथॉरिटी है।
सरपंच क्या है और किसके बारे में बात कर रहा है? इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा है कि उसे वर्ल्डली बेनिफिट्स होगा यदि वो कन्फेशन कर ले। मैं आपसे बता रहा हूं, यहां पे एक बात और ध्यान रखिए आप, यदि वर्ल्डली बेनिफिट्स मिल रहा है तब ये बार्ड होगा, यदि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के बारे में बात किया गया है तो वहां पे बार्ड नहीं होगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि कहां पे लेके गया आपको, किसी मंदिर पे लेके गया, किसी देवथान पर लेके गया आपको, और आपसे कह रहा हूं कि तुमने एक गलती तो किया ही है, दूसरी गलती ना करो नहीं तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, और वहां पे आपने कन्फ्यूजन कर लिया, तो ये बात इररिलेवेंट नहीं होगा। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअल बेनिफिट, किसके लिए काम हो रहा है? यहां पे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए काम किया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? पुलिस से बचा लिया जाएगा, इसको क्या मिल रहा है? वर्ल्डली बेनिफिट्स मिल रहा है, यानी जो कन्विक्शन होने वाला है, जो सेंटेंस होने वाला है, जो इंप्रिजनमेंट होने वाला है, उससे क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा आपको। तो ये भौतिक लाभ है ना, ऐहिक लाभ है, ये पारलौकिक नहीं है, ये इस लोक का बेनिफिट है आपका, वर्ल्डली, टेरेस्ट्रियल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगेन, जब किसी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं करता है तो धारा 27 में यदि किसी फैक्ट्स को यदि वो डिस्कवर नहीं करता है, डिस्क्लोज नहीं करता है, तो 27 में भी ये रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए। संस्कृति ग्राह्य है, कब है? पुलिस अधिकारी से, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की गई है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की गई है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की गई है। अब आप देख लीजिए, आप आध्यात्मिक सलाहकार, स्पिरिचुअल जो एडवाइजर है, जो गुरु है, उनसे ऐसा किया जा रहा है। क्लियर हुआ बेटा? सिंपल सी बात है। मैंने आपसे क्या कहा? पुलिस अधिकारी से किया गया होगा जो कन्फेशन, वो रेलेवेंट होगा? नहीं होगा। 25 बार। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से किया गया, यानी पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में रह रहा है, तो ये पुलिस कस्टडी में रहते हुए किया हुआ है। अब जरा सुनो, यहां पे जो पुलिस का जो कंट्रोल होता है ओवर द माइंड ऑफ द एक्यूज्ड, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। यानी ये जो कस्टडी है ये डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। मेरी बात आप समझ पाए? इसी घर में आपको बंद कर दिया जाए और बाहर जाकर के वो कुर्सी लगाकर बैठा, ये इनडायरेक्ट कस्टडी है आपकी। हाथ पकड़ के थोड़े बैठा हुआ है, फिजिकल कंट्रोल थोड़े किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप कस्टडी में तो है ही। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि किसी भी तरीके की यदि कस्टडी है तो वहां पे यदि आपने कोई चीज कन्फेस किया हुआ है तो वो रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। मैं आर वर्सेस लेस्टर की केस आपको बताया था। 21 से जा रहा था और पुलिस अधिकारी जो है वो चाय पीने के लिए 21 से उतरता है हॉर्स कॉर्ट से, और ऐसी स्थिति में उसने तांगे वाले से क्या किया? कन्फेस किया, एंड दिस वाज इररेलेवेंट। ये क्या था? क्योंकि उस समय वो कहां पे था? पुलिस कस्टडी में था। एक जो एक्यूज्ड है उसको गोली लगी हुई है और वो पुलिस उसे लेके जाती है कहां पे? इलाज कराने के लिए। और ऐसी स्थिति में जब ड्रेसिंग रूम में या ऑपरेशन थिएटर में वो है और पुलिस उसके आउटसाइड है और वहां पे वो डॉक्टर से कन्फेस करता है, ये पुलिस कस्टडी में मानी जाएगी और ये क्या होगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब यदि सेंस ऑफ फियर ऑफ द पुलिस ऑफिसर है तो ये कोई भी दिया गया होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इररिलेवेंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो अपनी आत्मा की भलाई के लिए अपने आप को क्या करना चाह रहा है? अपने आप को रिफॉर्म करना चाह रहा है, पश्चाताप का बोध करना चाहता है। बोलो भाई, गलती हो गई है। चलो, वह संस्कृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए मित्र से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में। फिर वही बात है आगे, एक अविवाहित महिला जो अपने नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्ता है। सी इज द प्रोसिक्यूट्रिक्स। किस बात की? सी हैज कमिटेड द मदर ऑफ हर चाइल्ड। भैया, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के यहां ले जाया गया, तब उसने अपराध, देख रहे हैं कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं, एंड वॉट एवर, ठीक है, जो भी चीजें नरेट किया जाए। अब जो भी कहानी बनाना हो बना लो, तो क्या हो जाएगा? वो पुलिस कस्टडी में है और जब तक वो मजिस्ट्रेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में, और या उससे कोई डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स नहीं होती है, बात खत्म। क्लियर हुआ बेटा? तो 27 और 26 में आएगा तभी वो रेलेवेंट होगा, अदरवाइज वो क्या हो रहा है? चलो, हत्या के मामले में विचारण के दौरान लिखित में से कौन सा साबित किया जा सकेगा? इन अ मैटर और इन अ ट्रायल प्रोसीडिंग, इन अ ट्रायल प्रोसीडिंग्स।
क्या है बेटा? इन अ केस ऑफ मर्डर क्या साबित किया जा सकेगा? विच कैन बी प्रूव्ड? कौन सा? अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्कृति कथन। अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान, बाय द एक्यूज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसने कोई कन्फेशन किया हुआ है, द फर्स्ट वन। अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और मृत शरीर की बरामदगी के पश्चात अभियुक्त द्वारा मृत शरीर के फेंके जाने वाले स्थान का बाबत कथन उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलो यार, यहां पे हत्या के मामले में विचारण हो रहा है, तो अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्कृति कथन। बोलो यार, अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त हथियार की, अभियुक्त के कथन के आधार पर, किसके आधार पर? अभियुक्त के कथन के आधार पर वो क्या हुआ है? डिस्कवर्ड हुआ है। बोलो भैया, तो ऐसी स्थिति में कौन सा हो जाएगा? यानी डिस्क्लोज अ न्यू फैक्ट, डिस्क्लोज अ न्यू फैक्ट्स, और न्यू फैक्ट्स के आधार पर वो क्या हो जाएगा? आपका रेलेवेंट हो जाएगा। पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति तभी ग्राह्य होगी जब वह अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है, जब वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तुरंत उपस्थिति में की गई हो, जब वह सह अभियुक्त के विरुद्ध हो, जब अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकेगी जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित किया जा सकता है। कहां तक कर सकते हो? टू दैट एक्सटेंट। मैंने आपसे बताया था कि 27 में कंडीशन जो है वो क्या है आपकी कंडीशन? उसके लिए पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया होना चाहिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट होना चाहिए, और उस कन्फेशनल स्टेटमेंट से क्या हो? कोई नया फैक्ट डिस्क्लोज हुआ हो, डिस्कवर हुआ हो, और वो प्योरली जो है कन्फेशनल ना हो। बात समझ रहे हैं आप? प्योरली कन्फेशनल नहीं हो। तो 27 आपका यही कह रहा है। ए कहता है कि मैंने बी की हत्या करी है। ए जो है उसने क्या कहा है कि मैंने बी की हत्या करी है, और जिस बंदूक के द्वारा मैंने बी की हत्या करी है उसे अपने घर के सेफ्टी टैंक में छिपा करके रखा है, और पुलिस उसे लेके जाती है और वहां से उस चीज को क्या करती है? बरामद करती है, रिकवर करती है। ये क्या है? न्यू फैक्ट्स है। मैंने आपसे कहा कि डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स, किस फैक्ट्स की डिस्कवरी हुई है यहां पे? है? किस फैक्ट की डिस्कवरी हुई है? फैक्ट यहां पे क्या है? उससे क्या पता चला है? नॉलेज पता चला है। क्या पता चला है? एंड नॉलेज इज द फैक्ट। इसका मतलब कि आपको उसके बारे में जानकारी थी। ये द डिस्कवरी ऑफ द गन एंड डिस्कवरी ऑफ द नाइफ इज नॉट अ मटेरियल। Here the new fact is a knowledge that connects you। वो क्या हो रहा है? नया तथ्य पता चला कि नहीं पता चला आपको? इसका मतलब आपको इस बात की जानकारी है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? नहीं क्लियर हुआ? तो नॉलेज इज अ फैक्ट। नॉलेज क्या है? फैक्ट है। तो डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट्स हो गया। और ये जरूरी नहीं कि उस बंदूक का आपने प्रयोग किया हुआ है या उस बंदूक से ही आपने मारा हुआ है। नो, नॉट एट ऑल। इससे कुछ बात प्रूफ नहीं हुई है। बात समझ रहे हैं आप? चले आगे। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकेगी। बोलो भैया। अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी जब वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तुरंत उपस्थिति में की गई हो। बोलो यार, पहला वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी है ना? साक्ष्य नियम की धारा 27 के अंतर्गत पूर्ण कथन स्वीकार्य है। केवल वही भाग स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित है। यानी दिस इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स। और दूसरा, वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उपरोक्त दोनों स्वीकार्य है ना, और केवल ए ना कि बी। बी केवल वही भाग स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से प्रकट है। पूर्ण कथन स्वीकार्य है। पूर्ण कथन स्वीकार्य है, ये जरूरी नहीं है ना। यहां पे जरा देखो, मैं आपसे क्या बता रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा कि ए जो है उसने बी से क्या किया हुआ बेटा? बी की हत्या करी है, और इसने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैंने बी की हत्या करी। दिस इज अ स्टेटमेंट 1। और दूसरा
कि जिस गन के द्वारा, जिस नाइफ के द्वारा, जिस स्पीयर के द्वारा उसे मारा है, उसे अपने घर में छिपा के रखा हुआ है। दो स्टेटमेंट आ गए कि नहीं आ गए? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो प्योरली कन्फेशनल है। प्योरली क्या है? कन्फेशनल है, और इसे प्रूव नहीं किया जाएगा क्योंकि ये किसको किया जा रहा है? पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा है। उतने स्टेटमेंट से जिससे किसी नए फैक्ट्स की डिस्कवरी हुई है, तो इसका मतलब पूर्ण तो नहीं होगा, केवल वही भाग जो, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से बंदूक बरामद हो गई तो तुमने ही उसे गोली मारा है, बंदूक चाकू बरामद हो गई तो तुमने ही चाकू मारा है। ये तो कोई भी और भी कर सकता है ना यार। द रियल और जेन्युइन कल्प्रिट्स बिहाइंड भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ले जाकर के तुम्हारे घर में बता दिया और 10 लाख रुपए तुमको दे दिया कि तुम इस बात को कन्फेस कर लेना, तो क्या कोर्ट मान लेगी क्या कि तुमने ही उसे मारा हुआ है? ना ना ना, यहाँ पे जेन्युइन और जो रियल कल्प्रिट है वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो ये पर्पस नहीं है, बस उतना ही जितने से। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की जानकारी थी, आपको नॉलेज था, इसलिए वो बात क्या हो रही है? रेलिवेंट हो रही है। आगे चले, तो थक गए आप लोग? इट मीन्स ऑल ऑफ यू आर जस्ट वेटिंग। 210 हो गया है ना? 210 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसी के क्रम में आगे चलेंगे हम लोग। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, और खास करके उन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को जिन्हें हिंदी से दिक्कत है। थैंक यू।